ये है कि जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आप सोचिए प्राचीन पूरा है, ये मध्य पूरा है और ये आधुनिक पूरा है और वर्ल्ड में 3 क्रांतियाँ हैं। 5 से 6 साल वर्ल्ड हिस्ट्री में आते हैं, बाकी सारे इंडियन हिस्ट्री के प्रश्न हैं। अभी अगर इसकी किताबें बताएं तो 3 किताबें होती है, विश्व इतिहास की अलग आती है, भारत के इतिहास की अलग आएगी, ठीक है। तब दिक्कत आती है हमारे लिए कि हम अगर 3 किताबें बताएं तो बच्चा कहता है सर 3 किताबों से तो हम कैसे पढ़ेंगे। तो अब मैं आपको मेरे स्तर से जो भी आपको ठीक लगता है वो बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो भारत का इतिहास, भारत इतिहास में आपके पास कोई भी गाइड है तो आप अपने स्तर पे गाइड देख लेना, मैं किसी गाइड का नाम नहीं लूँगा। आप अगर कह रहे हो सर हमने आर्य से भारत के इतिहास के जो टॉपिक सेकंड ग्रेड में है वो पढ़ लिए तो आर्य दी बेस्ट है, आपको कोई और किताब देखने की जरूरत नहीं है। आपने कह दिया सर हमने दिव्य दृष्टि से पढ़े हैं तो दिव्य दृष्टि बेस्ट है, आपको आर्य वगैरह और देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये मैं यहाँ लगा रहा हूँ, भारतीय इतिहास में इन दोनों में से कोई भी एक किताब लेके आप भारत के इतिहास के टॉपिक कर सकते हैं। प्लस फिर बात आती है विश्व इतिहास की। अब जब विश्व इतिहास की बात आती है तो विश्व इतिहास में 3 क्रांतियां हैं और मैं चाहूँगा कि आप अरविंद भास्कर सर की किताब पढ़िए और उसमें से तीनों क्रांतियों के नोट्स बना दीजिए। मैंने कहा ना नोट्स कहाँ कहाँ बनाने, 5 उन सब्जेक्ट के बनाने और वर्ल्ड हिस्ट्री के, वर्ल्ड ज्योग्राफी के और राजनीति विज्ञान के अंदर आपके सिद्धांतों के, बस बाकी नोट्स नहीं बनाने। तो अरविंद जी से किताब लीजिए नई मार्केट से या अपने किसी साथी से, उन तीनों क्रांतियों के नोट्स बना दीजिए बस। अच्छा, अगर आपने मेरे से पढ़ रखा है किसी माध्यम से, है ना, मेरे कोर्स वगैरह को पढ़ रखा है तो आपको इनकी किसी की आवश्यकता नहीं है। उस नोट्स को आप वापस पढ़ते रहना, किसी किताब को नहीं देखना, क्योंकि मैं बड़ा श्योर हूँ और मैंने जिस लेवल का पढ़ाया है आपको किसी अन्य पुस्तक के साथ जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सेल्फ कर रहे हैं तो आप इन दोनों में से किसी एक को लेके इसके नोट्स बना देना, इनके नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। अंडरलाइन करके जो टॉपिक कोर्स में है, जैसे यहाँ पे क्रांतिकारी आंदोलन तो 1905 और 14 तक का द्वितीय चरण में चौईसा, फिर सुभाष चंद्र बोस, ये तीनों पढ़ने हैं। गांधी जी के तीनों आंदोलन नहीं पढ़ने, बस कांग्रेस का केवल उदारवादी चरण और गर्मपति चरण जो है वही पढ़ना है। क्रांति के कारण प्रकृति घटनाएं पूरी पढ़नी है, ये सिर्फ 3 क्रांतियां पढ़नी है, इसमें नेपोलियन भी नहीं पढ़ना फ्रांसिस क्रांति में। उसके बाद जैसे ये है सिंधु घाटी का आपकी विशेषताएं पढ़नी है। इस वैदिक काल में समाज और धर्म के साथ वैदिक साहित्य भी पढ़ लेना। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में इसके कारण और इनकी केवल एजुकेशन ही पढ़नी है। मौर्य काल में इसके जानकारी के स्रोत, राजनीतिक जीवन देखना, राजाओं की उपलब्धियां और केवल प्रशासन देखना, समाज वगैरह नहीं देखना। मौर्य काल के बाद की बात करेंगे तो मौर्य काल के बाद सुंग, कर्ण वगैरह जो है, सातवाहन वगैरह, इनकी केवल कला देखनी है। ऐसे कैसे सारा जो पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस है वो उस किताब से आप देख लो, ठीक है। और वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर आपको अरविंद भास्कर से तीनों क्रांतियों के नोट्स बना दो और उसको आप कंटिन्यूसली देखते रहें। और अगर आप मेरे से पढ़ रखें तो आपको ये देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद है भूगोल। भूगोल के अंदर अगर मैं बात करूं तो भूगोल में भी 3 किताबें चाहिए। ये है आपके भौतिक भूगोल, ये भारत का भूगोल, एक राजस्थान का भूगोल। अब आपको क्या करना है, जो भूगोल है इसमें 11वीं व 12वीं की जो NCERT है ये कंप्लीट सिलेबस कवर कर रही है और आपको किसी और पुस्तक की आवश्यकता नहीं है। कंप्लीट भौतिक और भारत का भूगोल इसमें आ जाता है। इसमें भारत का भौतिक पर्यावरण, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, 2 भारतीय लोग और अर्थव्यवस्था, ये तीनों किताबें जो है आपके सिलेबस को कंप्लीट कवर कर लेती है। और प्रायोगिक भूगोल, उसमें अक्षांश और देशांतर रेखाएं कवर हो जाती है और पृथ्वी की गतियां कवर हो जाती है। तो 11वीं और 12वीं की NCERT में आपको भारत और विश्व मिल जाएगा। विश्व के भूगोल के आप नोट्स बना दो, ठीक है। इसके बाद में भी आप कहोगे नहीं सर हमें एक और कोई किताब चाहिए, तो आप बौद्धिक प्रकाशन की भारत और विश्व की किताब ले सकते हो। बौद्धिक प्रकाशन को वाणी प्रकाशन भी कहते हैं। इसकी भारत की अलग आती है और राजस्थान की विश्व की अलग आती है। तो मुझे लगता है इससे कर लो, फिर आपको लगता है तो आप ये कर सकते हो। और अब बात आती राजस्थान की। राजस्थान की भूगोल की किताबें आपके पास में बेशुमार पड़ी है और जो भी आपके पास में है उससे पढ़ लेना। किसी किताब को मैं नाम बताने की मुझे ज़रूरत अब है नहीं, ठीक है। और पुराना ही पढ़ना है, नया कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि अभी भी आपके ये जिलों में वापस एक बार चेंजेस आएगा, ठीक है। मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप नए पुराने के फेर में मत फंसे, जो पुराना है उसको आप अच्छे से चलने दें, ठीक है। तो ये हो गया भूगोल का। 11वीं 12वीं की NCERT याद करके पढ़ लेना और एक राजस्थान के भूगोल की जो भी आपके पास किताब है
एनसीईआरटी के बाद में भी आपको लगता है कि हमने पढ़ लिए और विश्व भूगोल के नोट्स बना लिए, तब विश्व भूगोल बौद्धिक प्रकाशन से भी एक बार देख लेना, फिर आपके नोट्स एनरिच हो जाएंगे पूरे। और वापस मैं वही बात कहूँगा, अगर आप मेरे से अगर ये भारत और विश्व वाला भूगोल आपने पढ़ रखा है तो आपको इन किसी की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने ये सारी एनसीईआरटी वगैरह बहुत अच्छी तरीके से ले रखा है। और आप पुराने विद्यार्थियों से पूछोगे तो उनको पता भी है, तो आपको इनकी भी ज़रूरत नहीं है। और मेरे वाले नोट्स आप आराम से खुद से लिखना और तैयार कर लेना, इसका सारा काम मैंने बना रखा है, ठीक है। इसका हो गया काम पक्का। तो देखो इसमें भी अक्षांश, देशांतर वगैरह वगैरह बहुत टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट फिक्स किए हुए 18 से 20 प्रश्न आते हैं, तीनों के बराबर प्रश्न रहते हैं, ठीक है। तो आप इनको बढ़िया देख लेना, और ये मैंने इनकी पुस्तकें बता दी है। अलग से फिर आप कहोगे कि नहीं हमारे पास में सर बौद्धिक प्रकाशन नहीं है, महेश बर्णवाल है, तो ठीक है, वो बर्णवाल भी सही है। आप कहोगे नहीं हमारे पास पायनियर है, तो ठीक है, पायनियर सही है। आपका जैसे भूगोल विषय है और आप कहोगे कि नहीं हमारे पास में सर सविंदर सिंह की किताब है, तो वो तो बाइबिल है पूरे भूगोल की, है ना। बस मैं तो ठीक है वो बता रहा हूँ जो आपके शॉर्ट में काम चल जाए और हमारी परीक्षा में सवाल 90% आ जाए। बाकी आपके पास में दूसरी कोई किताब है तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं ना। ये कोई ऐसा नहीं है कि केवल यही लानी है, मैं कह रहा हूँ कि बौद्धिक प्रकाशन लानी है, आपके पास में कोई और पड़ी है, आप वो छोड़ के और नहीं लाते हैं, ऐसा काम मत करना। ये तो मेरा एक सजेशन है। आपके पास कोई अन्य किताब है तो अन्य लेके भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि किताबें लगभग सब समान ही होती है, मटेरियल सब में सेम होता है, बस फर्क पड़ता है पढ़ने वाले पे कि पढ़ने वाला किस तरह से उसको तैयार करता है। ये भूगोल का काम हो गया, ठीक है। अब बात आती है इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में देखो 4 चीज़ें, 3 कर दी इन्होंने। ये भारत का भूगोल भी कर लिया पूरा, सांख्यिकी कर ली, और व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र कर दी, ठीक है। अब व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र, सांख्यिकी वगैरह इन सबको कैसे करना है तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। इकोनॉमिक्स का अर्थशास्त्र, ठीक है। आपको क्या करना है, 11वीं व 12वीं की एनसीईआरटी, इसकी 3 किताबें हैं, व्यष्टि, समष्टि और सांख्यिकी, ये तीनों इसमें आती है 11th-12th में। और आपको बता दूं कि 2 या 3 टॉपिक को छोड़ के सारा का सारा इसमें कवर हो जाता है। इसकी दोनों की एनसीईआरटी की पासबुक आती है वीके ओहरी की, वो पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। वीके ओहरी की किताब आती है। और इसके अलावा जैसे कुछ इंडेक्स वगैरह है, उसके लिए कोई गाइड आप देख सकते हैं, है ना। जैसे HDI है, PLQI है, ये इंडेक्स का तो कुछ हो नहीं सकता, उसके लिए आप गाइड देख लो। गरीबी, बेरोजगारी, ये टॉपिक बहुत हार्ड नहीं होते। और समष्टि और व्यष्टि के जो टॉपिक है ना, वो सारे इसमें से देख लो। समष्टि व्यष्टि के कौन से टॉपिक है, जैसे राष्ट्रीय आय है, उपभोक्ता संतुलन है, उपभोक्ता फलन है, मुद्रा और पूर्ति मांग और पूर्ति के सिद्धांत है, और इसके अलावा आपके मुद्रा पूर्ति के पैमाने हैं, सांख्यिकी पूरी इसमें आ जाती है, साख नियंत्रण और साख सृजन है, ये सब इसमें से आ जाते हैं, ऑलमोस्ट सारे सांख्यिकी आ जाती है। और छोटी छोटी गरीबी, बेरोजगारी वगैरह गाइड से देख सकते हो आप, ठीक है। और अगर वापस वही बात कहूँगा कि मेरे से आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, पिछले बैच में हो चाहे अभी जो चल रहा है इस बैच में पढ़ रहे हो, तो आपको किसी किताब की ज़रूरत नहीं, मैंने उस हिसाब से सफिशिएंट दे रखा है। आपको पता है कि तीनों सब्जेक्ट मैंने पढ़ाए रखे हैं, सक्सेस पॉइंट एप्लीकेशन पे है वो सारा कुछ। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपकी इकोनॉमिक्स, इन तीनों का काम तो आप इस हिसाब से कर लेना, ठीक है। इकोनॉमिक्स ऐसा पोर्शन है जहाँ से आप बहुत अच्छे से सवाल सही कर सकते हैं, और इसके तो आपको पूरे नोट्स बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है आपके राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान में भी 3 पोर्शन आ जाते हैं। एक तो आ जाता है सिद्धांतों का भाग, ठीक है, एक आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भाग, और तीसरा आता है फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा, ठीक है। अब देखो इसमें भी 3 हिस्से हैं, अगर किताब बताते हैं तो 3 किताबें हो जाती है। इसको आपको कैसे करना है, राजनीति विज्ञान को। राजनीति विज्ञान के सिद्धांत बहुत कठिन नहीं पूछे जाते। पीछे 11वीं व 12वीं की किताब थी, अभी वाली नहीं, पहले चलती थी RBSC में, राजस्थान बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन में, जिसमें राजनीतिक सिद्धांत बेहद शानदार तरीके से समझाए हुए थे, और जिसमें 8 या 9 चैप्टर थे, मुझे अच्छे से याद है। अभी एनसीईआरटी वाली में बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें तो समकालिक और विश्व की राजनीति और भारत की राजनीति दी हुई है, जो इतनी ज़्यादा काम की नहीं है हमारे इस परिप्रेक्ष्य में। 11th और 12th का 12वीं की RBSC बेहद शानदार किताब है। और इसके अलावा
भारत के संविधान की जो किताब है वो आप लक्ष्मीकांत से भी देख सकते हैं, वो आप आपके बौद्धिक प्रकाशन से भी देख सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि 11वीं-12वीं में कॉन्स्टिट्यूशन का भाग भी साथ है, आप उससे ही देख लोगे ना तो आपको ये किताबें भी आवश्यकता नहीं रहेगी। और साथ में एक आधी गाइड ले सकते हैं, और गाइड में फिर आपको क्या होगा कि ये जो पोर्शन है ना, जैसे आपके यूएनओ में भूमिका है या फिर आपकी विदेश नीति के संबंध है ना, ये छोटे छोटे बिंदु आपको इस जगह आपको आराम से मिल जाते हैं गाइड के अंदर। तो ये 3-4 किताबें फॉलो कर सकते हैं, इसको आप वरीयता दें। वापस वही कहूँगा, अगर आप अपने वाले से जुड़े हुए हैं सक्सेस पॉइंट से, तो राजनीति विज्ञान की भी मैं आपको बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप उसको कंप्लीट फॉलो कर सकते हैं, और आप सेल्फ कर रहे हैं तो इसको आप आराम से कर सकते हैं। मैं मेरे वाले का अश्योरिटी इसलिए दे रहा हूँ कि मैं मेरी टीम से वाकिफ़ हूँ, हमारे कंटेंट से वाकिफ़ हूँ। हर दूसरे कोचिंग संस्थानों की मैं गारंटी इसलिए नहीं ले सकता कि मुझे नहीं पता कि उनका कंटेंट किस लेवल का है, इसलिए मैं मेरी वाले का कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप आराम से राजनीति विज्ञान से देख लेना, और यहाँ से भी आपको आराम से 90% सवाल किताबों से आराम से मिल जाते हैं। तो ये कर लेना, और मैं कहूँगा कि जो सिद्धांत वाला भाग है उसके बढ़िया नोट्स तैयार कर लेना, और ये छोटे वाले जो टॉपिक है ना 2, इनके भी नोट्स बना लेना बढ़िया से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नोट्स बनाने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो नोट्स किसके बनाने किसके नहीं बनाने ये भी मैंने आपको बता रखा है। तो राजनीति विज्ञान में इसको आप देख सकते हो, लक्ष्मीकांत या बौद्धिक प्रकाशन, एक गाइड लो 2 टॉपिक के लिए, 11वीं और 12वीं की किताब से सिद्धांत तैयार कर लो, ठीक है। ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आता समाजशास्त्र, ठीक है। समाजशास्त्र में क्या है, समाजशास्त्र के अंदर आपके एक तो भारतीय समाज और उसकी समस्याएं हैं, पुराना समाज भी है, और समाजशास्त्र के सिद्धांत भी है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आपको यहाँ पे बता देता हूँ, बौद्धिक प्रकाशन का समाजशास्त्र आता है, और उसमें सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं और शानदार लिखा हुआ है। एक गाइड ले लेना जिसमें 2-3 टॉपिक बौद्धिक प्रकाशन में कम है ना, जैसे ये जैसे वर्णाश्रम धर्म और कुछ बिंदु कम है उसमें बौद्धिक प्रकाशन में, तो वो बिंदु आप गाइड से देख लेना, बाकी सारा इससे कर लेना, दोनों को मिला के नोट्स बना दो खुद की, ठीक है। और वापस वही बात है कि अगर आप पढ़ रहे हैं कोचिंग से, क्लासेस से, ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ, कई बच्चे पढ़ रहे हैं कोचिंग क्लासेस से, फिर वो भाई वापस मुझे पूछेंगे सर आप हम ये किताबें लाए कि नहीं लाए। तो मुझे ये बताना पड़ता है कि आप जो पढ़ रहे हैं मेरे से, उनको इन किताबों की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर आप लाना चाहते हैं तो फिर आप एक बार हमारा ये कोर्स पूरा हो जाए, आप बढ़िया तरीके से सारे रजिस्टर बढ़िया पढ़ लो, फिर आप एक एक किताब आप ला के और रजिस्टर से चेक कर लो, कोई नई बात मिलती है ऐड कर दो, तो आपका नोट्स और एनरिच हो जाएगा। लेकिन वो आपको कब करना है, जब एक बार फरवरी या मार्च में मेरा कोर्स पूरा हो जाएगा। कोर्स पूरा होने के बाद वो करना, उससे पहले ये मत करना। उससे पहले आप इस हिसाब से चलते रहो। और पहले अगर करना चाहते हैं तो आप अभी जैसे अपना चल रहा है इकोनॉमिक्स, लोक प्रशासन और सोशियोलॉजी और दर्शन शास्त्र, इनकी ला के देख लो आप टॉपिक, आपको एक्स्ट्रा मिलता है तो ठीक है, नहीं तो आप चलते रहो। आपको पता है कि एक्स्ट्रा कितना ही मिल रहा है, आप खुद ही क्लास में मुझे बताते हैं कि एक्स्ट्रा तो सर कुछ है नहीं, हमने बहुत एक्स्ट्रा कर रखा है ऑलरेडी, तो आप देख लेना उस हिसाब से, ठीक है। सोशियोलॉजी में ये 2 खूब है, बौद्धिक प्रकाशन मोस्ट टॉपिक कवर कर लेता है, और एक आधी गाइड ले लेना, जिसमें क्या होगा कि 2-3 टॉपिक बौद्धिक प्रकाशन से नहीं है वो गाइड से करना। गाइड सारी एक जैसी है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, जो भी आप एक आधी रख लेते हो, तो इनमें से जो टॉपिक नहीं है वो गाइड से देखना है, और गाइड से सिर्फ वही टॉपिक देखना है जो मेन किताब में नहीं है, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब आता है लोक प्रशासन, ठीक है। अब लोक प्रशासन में भी वही बात है, भारतीय प्रशासन पूरा है, और लोक प्रशासन के सिद्धांत और विषय के रूप में विकास एंड ऑल, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अब इसको कैसे करना है, इसके लिए भी हमें इसके भी आपको नोट्स बना लेने हैं। एक 11वीं व 12वीं की RBSC, आप कहोगे सर ये कहाँ मिलेगी, ढूंढने पे व्यक्ति को अमेरिका ही मिल जाता है, ये तो किताब है ना। पिछले इस NCERT का मैं सजेशन नहीं दूंगा, 11वीं और 12वीं की RBSC की किताब मैं कोशिश करूंगा, मुझे कहीं मिली तो अपने टेलीग्राम पे मैं ये किताबें 11वीं 12वीं की लोक प्रशासन और हमारे जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पॉलिटिकल की साइंस की किताब
जो मैं यहाँ ना RBS यहाँ जो लिखी है ना वो मैं टेलीग्राम पे डालने की कोशिश करूँगा, अगर मुझे मिली कहीं तो आप प्रिंट करवा लेना, ठीक है। 11वीं 12वीं की RBSC की किताब लोक प्रशासन की दी बेस्ट थी, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देखना है। फिर भी आपको नहीं मुझे देखना है, तब आप अवस्थी एंड माहेश्वरी देख लेना, बड़ी किताब है और बड़ी शानदार किताब है ना। ये एक बड़ी किताब है, देखना चाहते हो तो, लेकिन ये बेस्ट है, ठीक है। तो किताब इन दोनों में से कोई किताब प्रश्न बाहर जाएगा नहीं, और कोई एक आधा टॉपिक बाहर निकलता है तो गाइड से देख लेना, ठीक है। जो टॉपिक निकलता है वही देखना है गाइड से, बाकी नहीं देखना है। बाकी 11वीं 12वीं की किताब बेस्ट है, और फिर तीनों को मिला के नोट्स बना दो, तीनों को मतलब दोनों को मिला के। इसमें तो केवल वही टॉपिक लेना जो इन दोनों में अगर नहीं कोई मिलता है तो, ठीक है। और इधर वापस मैं वही बात कहूँगा कि नोट्स बढ़िया पढ़ लेना, और साथ में आपको 11वीं 12वीं की RBSC देख सकते हो तो देख लेना। कोचिंग वालों को तो मैं अभी भी यही कहता हूँ कि अपना नोट्स प्लस अगर आपको NCERT वगैरह देखते हो तो आप देख सकते हैं, मैं कोई मना नहीं करूँगा, वो आपके लिए फ्रूटफुल है, ठीक है। बाकी किताबों की आपको आवश्यकता नहीं है। अब आती बात फिलोसॉफी की। फिलोसॉफी के साथ क्या दिक्कत है, एक तो है भारतीय दर्शन, ठीक है, और एक है आपका ये यूनानी दर्शन, और एक है आपके नीति शास्त्र। अब हरेंद्र प्रसाद जी की जो किताब आती है वो भारतीय दर्शन के लिए बेस्ट किताब है, भारतीय दर्शन के लिए। लेकिन दिक्कत ये है कि लैंग्वेज समझ में नहीं आती, इसलिए कई बार हम कहते हैं गाइड ही पढ़ लो। पाश्चात्य के लिए जाटव साहब की किताब अच्छी आती है, ठीक है। जाटव साहब का पूरा नाम है DR जाटव। और वेद प्रकाश शर्मा की जो किताब आती है वो आती है नीति शास्त्र की। अब 3 किताबें पढ़ो, या फिर आप कोई कोचिंग के नोट्स पढ़ लो तो भी बेस्ट है। और आपको लगता है नहीं हम गाइड से पढ़ेंगे तो आपकी इच्छा है, मैं तो सिर्फ ये कहूँगा क्लास के नोट्स पढ़ लो, बढ़िया बेस्ट है, कहीं से भी पढ़ लो आप फिलोसॉफी के लिए। और इन किताबों को लाके पढ़ोगे ना तो दिक्कत पता है कहाँ आती है, दिक्कत ये आती है कि इनकी लैंग्वेज एक प्रॉपर समझ में नहीं आएगी। ये कब पढ़ सकते हो आप, जब आपने क्लास के नोट्स बढ़िया रट लिए ढंग से, फिर पढ़ सकते हो। गाइड के साथ दिक्कत ये है कि उसमें तो गुलोटिन किया हुआ होता है, कई चीज़ें छोड़ी हुई होती है, तो समस्या ये आती है कि गाइड से फिर बिल्कुल कंसेप्ट विकसित नहीं होता, और पुस्तकें टाइम बहुत ले लेती है। तब बेस्ट ऑप्शन इसका कोचिंग के नोट्स रहते हैं, जिसमें दर्शन शास्त्र सबसे छोटा भाग भी है और बड़े आराम से किया जा सकता है, ठीक है। फिर आता है टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड के लिए आप यहाँ तो आप गाइड ले ही लेना, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा भाग है टीचिंग मेथड का जहाँ से आप कोई गाइड ले लो। और एक हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब आती है अमीर चंद की, जैन, अमीर चंद जैन की एक हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब आती है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की, ठीक है। इनकी किताब पढ़ लेना, साथ में गाइड पढ़ लेना, और दोनों को मिला के आप नोट्स बना सकते हैं। और कोचिंग में भी पढ़ते हैं तो भी ये किताब पढ़ लेना साथ में, कोचिंग के साथ में, तो नुकसान वाली बात नहीं है। तो इस तरह से ये आपके सारे भाग हो गए, मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, आपको अब निर्णय लेने में आसानी होगी, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि किस तरह से 3 बड़े सब्जेक्ट है, 5 छोटे हैं, 5 छोटों के नोट्स बनाने चाहिए, और हो सकता है 5 छोटे हैं तो आप इसकी कोचिंग भी कर लीजिए और इनके शॉर्ट नोट्स बना दीजिए, फिर इनका रिवीजन चलते रहने दीजिए। 3 जो बड़े हैं उनमें विश्व इतिहास, विश्व भूगोल और राजनीतिक सिद्धांत, इनके शॉर्ट में नोट्स तैयार कर लीजिए बढ़िया। इनके नोट्स बनाने नहीं, इसको किताब में ही देखना है आपको। और फिर डेली आपको क्या करना है, कम से कम 2 सब्जेक्ट लेके रिवीजन करते चलना है। पढ़ाई में भी 2 सब्जेक्ट आप साथ में लेके चलिए। इसकी खास बात क्या रहती है कि फर्स्ट पेपर का भी 40% के आसपास, 40 क्या 60% के आसपास सिलेबस जो है वो सेकंड पेपर के साथ कवर हो जाता है। तो आप भर्ती के बाद में भी फर्स्ट पेपर बढ़िया देख सकते हैं, भर्ती तक तो कम से कम इस पर ही ध्यान दीजिए आप, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कहा कि आप है वो गाइड लेते हैं तो साथ में पुस्तकें रखें, क्योंकि गाइड से कंसेप्ट पूरा क्लियर नहीं होता। पुस्तकों की दिक्कत ये आती है, कई सब्जेक्ट्स हमें किताबों में समझ में लेट आती है क्योंकि इतनी समझ विकसित नहीं होती। तो अगर आप क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो आपको गाइड की आवश्यकता नहीं, क्लासेस बढ़िया कर लीजिए, आप कहीं से भी कर लीजिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ सक्सेस पॉइंट से कीजिए, आपको जहाँ से जो भी शिक्षक ठीक लगता है आप ज्वाइन कर लीजिए। और
जो जो सब्जेक्ट आपके कमज़ोर है, पढ़े नहीं है, वो पढ़ लीजिए, उनके नोट्स बना लीजिए और फिर आप एक किताब जो मैंने आपको बता रखी है वो उन किताबों से भी देख लीजिए। और इस तरह से तकरीबन 1 साल लगता है बढ़िया तैयारी करने में। अगर आपके सब्जेक्ट लगभग सारे कमज़ोर है तो 1 साल में आप बहुत बढ़िया सामाजिक की तैयारी कर सकते हैं। फिर 5-6 महीने और मिल जाते हैं, 2-4 महीने, तो बढ़िया हो जाता है। अब भी परीक्षा में इतना टाइम है कि आप आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी आएगी, एग्ज़ाम होगा, तब तक 1 साल से अधिक समय लगने वाला है। आज से ही आप तैयारी शुरू करते हैं तो भी आप आराम से कर लोगे। और सबसे पहले ध्यान रखना, स्टार्टिंग जो आपको करनी है वो आपको छोटे सब्जेक्ट से करनी है। इनको पहले निपटाओ फटाफट। इसमें फंस गए इतिहास, राजनीति, भूगोल में, तो आपके छोटे सारे सब्जेक्ट रह जाएंगे। तो ये पहले करिए और ये करने के बाद में फिर इनकी सिद्धांत करिए, उसके बाद में ये पोर्शन करिए। ठीक है, तो आप बढ़िया कर पाओगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। और हाँ, अगर इसके बाद में भी आपको कोई सामाजिक से रिलेटेड कन्फ्यूज़न रहता है तो आप मैसेज बॉक्स में जेन्युइन कन्फ्यूज़न हुआ तो डाल देना। मैं कोशिश करूंगा कि कोई पोस्ट लिख के या आगे कोई वीडियो बना के समाधान कर दूंगा। और हाँ, इस पूरे वीडियो में मेरा सिर्फ एक ही इंटेंशन है कि आपको मैं सारी सामग्री के बारे में बता सकूं कि आपको सामग्री चयन में आसानी हो सके। इसमें मेरा कोई वित्तीय हित नहीं है और ना ही मेरा किसी कोई किताबों वालों से कोई एग्रीमेंट नहीं है। आपको जैसा ठीक लगे वैसा कीजिए। मेरा सुझाव था वो मैंने आपको बता दिया, मेरा व्यू मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।